आज हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम श्वसन है। हम आपको बता दें कि जो यह श्वसन वाला टॉपिक है यह पहले नंबर चैप्टर में ही पढ़ना है, जैव प्रक्रम में ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम आपको समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको श्वसन चैप्टर को अलग चैप्टर की तरह पढ़ाएंगे जिससे आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर श्वसन को हम जैव प्रक्रम में ही जोड़ देते, अगर जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में ही पढ़ाते तो शायद आपको उतना अच्छा तरीके से समझ में नहीं आता जितना अच्छे तरीके से जब अलग करके पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर के समझिएगा और हम आपको इस पूरे चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। तो बस आप लोग इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि आगे जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो, जब भी लाइव क्लास चले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले श्वसन को पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे श्वसन क्या होता है। तो सिंपल परिभाषा में अगर आप लोग इसको समझेंगे तो श्वसन सांस लेना और सांस छोड़ना, बस इसी क्रिया को श्वसन बोला जाता है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, बस इसी को हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। अगर परिभाषा में पूछ दिया जाए कि श्वसन क्रिया क्या है, श्वसन क्रिया को परिभाषित करें तो किस प्रकार से हम लोग परिभाषित करेंगे, बस आप लोग समझिएगा, बहुत ही बारीकी से हम आपको समझाएंगे। एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इस बात का हम पूरा गारंटी आपको देते हैं। तो चलिए श्वसन को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। वायुमंडल से O2 को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। जब हम लोग ऑक्सीजन गैस सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं तो वह हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद फिर वहां से वापस लौटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जिसे कि हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो हम लोग परिभाषा में यही चीज को लिखेंगे कि वायुमंडल से O2 को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। O2 मतलब आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन गैस होता है और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। काफ़ी आसान परिभाषा है। देखिए अनेक टीचर इस श्वसन को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। कुछ टीचर का जो परिभाषा होता है थोड़ा ज़्यादा हार्ड भी होता है, अच्छे तरीके से याद नहीं होता है, बार बार रटना पड़ता है, लेकिन जो यह डिफिनेशन, जो यह परिभाषा हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल परिभाषा है और बिल्कुल सटीक परिभाषा है। अगर इस परिभाषा को आप लोग लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, पूरा नंबर दिया जाएगा। इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं बस इसी चीज को आप लोग अपने परीक्षा में लिखिएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो श्वसन का क्या परिभाषा होगा, काफी सिंपल है। वायुमंडल से O2 को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। अब श्वसन के बारे में आप लोग जान जाइएगा कि श्वसन एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है। आपको समझ में नहीं आया होगा कि अपचय मंद दहन क्या होता है। जरूर आपके दिमाग में यहाँ पर डाउट आ गया होगा कि आखिर यह अपचय का मतलब क्या होता है। क्या अपचय का मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं जो अनपच कर जाता है उसी को अपचय बोला जाता है? तो जी नहीं, अपचय उसको नहीं बोला जाता है। देख लीजिए अपचय के बारे में थोड़ा हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो अपचय है इसमें पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। अपचय का मतलब आपको ध्यान रखना है, अपचय में क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और अपचय क्रिया में ऊर्जा निकलती है। अपचय क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है। एक अपचय होता है और दूसरा उपचय होता है। तो श्वसन क्रिया हम आपको पढ़ा रहे हैं तो श्वसन क्रिया में क्या होता है, अपचय होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उपचय किस में होता है तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपचय क्रिया होता है। यानी कि श्वसन में अपचय और प्रकाश संश्लेषण में उपचय, आपको ध्यान रखना है। अपचय में क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है।
आप लोग को ध्यान रखना है, अपचय में ऊर्जा बाहर निकलती है और पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है। तो अब आप लोग अपचय का मतलब करीब करीब समझ गए होंगे। तो श्वसन जो है एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती है। अभी हम आपको बताएं कि अपचय में ऊर्जा बाहर निकलता है। जब ऊर्जा बाहर निकल रहा है इसका मतलब कि ऊर्जा का खपत हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि श्वसन एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है जिसमें लगातार ऊर्जा की खपत होती है। और श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। श्वसन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लेकिन आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर श्वसन का परिभाषा पूछ दिया जाए तो सिर्फ यहां तक आपको नहीं लिखना है, बल्कि कम से कम यहां तक आपको जरूर लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा और तभी यह परिभाषा पूरा भी होगा। तो हम आपको बता रहे थे कि श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी बोला जाता है और अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन भी बोला जाता है। आपको हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ऑक्सीकरण पढ़ाए थे। ऑक्सीकरण का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से याद भी होगा, बस कुछ ही क्लास पहले पढ़ाए हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब O2 किसी के साथ यानी कि ऑक्सीजन किसी के साथ आकर के मिल जाता है तब उसको ऑक्सीकरण कहते थे। तो यहाँ पर ऑक्सी तो सेम है, बस करण के जगह पर श्वसन हो गया है। वहाँ पर ऑक्सीकरण था और यहाँ पर ऑक्सी श्वसन है। लेकिन जब ऑक्सी आ गया इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो ऑक्सीजन का पार्ट इसमें मिला हुआ है। तो इसका परिभाषा बहुत सिंपल तरीके से हम लोग लिख देंगे। देख लीजिए, ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, काफी आसान है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो क्रिया संपन्न हो रहा है उसको ऑक्सी श्वसन कहेंगे और जो क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है उसको अनॉक्सी श्वसन कहेंगे। इसको याद करने का ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देख लीजिए, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सी जो है और ऑक्सीजन में जो ऑक्सी है, दोनों में ऑक्सी और ऑक्सी बिल्कुल कॉमन वर्ड है। यहाँ पर ऑक्सी भी लिखा हुआ है और ऑक्सीजन में भी ऑक्सी है। यहाँ पर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा। यहाँ पर ऑक्सी देख रहे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सी है, तो ऑक्सी ऑक्सी अगर मिला दें तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा और अनॉक्सी में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन को वायवीय बोला जाता है। वायवीय कहने का मतलब क्या? वायु की उपस्थिति में होगा। और अनॉक्सी को अवायवीय बोला जाता है। इसका मतलब कि अवायवीय लग गया, इसका मतलब कि यहाँ पर वायु नहीं है। यानी कि जो वायु की उपस्थिति में हो रहा है वह ऑक्सी श्वसन और जो वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है वह अनॉक्सी श्वसन। तो आपको याद हो गया होगा, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आपको ऑक्सी और अनॉक्सी अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। बस एक लाइन में आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो ऑक्सी श्वसन, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो अनॉक्सी श्वसन। अब देख लीजिए, ऑक्सी और अनॉक्सी में बार बार अंतर पूछा जाता है परीक्षा में, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। और कभी कभी तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ देता है कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग 5 अंतर लिख सकते हैं, काफी आसान है। बस अभी हम आपको समझाएंगे और आपको अच्छे तरीके से दोनों में अंतर पता चल जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला अंतर क्या लिखेंगे? एक तरफ ऑक्सी श्वसन और दूसरे तरफ अनॉक्सी श्वसन लिख देंगे। और सबसे पहला अंतर हम लोग इसका परिभाषा ही लिख देंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहेंगे और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहेंगे। पहला अंतर तो आपको परिभाषा ही लिख देना है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है तो अनॉक्सी और ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है तो ऑक्सी श्वसन। उसके बाद दूसरा अंतर हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा अंतर लिखेंगे जो अभी हम आपको बताए कि ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी बोला जाता है। अभी हम आपको ऊपर में भी बताए कि ऑक्सी को वायवीय भी बोला जाता है और अनऑक्सी को अवायवीय बोला जाता है। तो दूसरा अंतर हमारा यही हो जाएगा कि ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी बोलते हैं और अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। विशाल जीव कहने का मतलब कि जो हाथी, घोड़ा, जानवर, मनुष्य, ये सब विशाल जीव में आता है। और सूक्ष्म जीव में कौन आता है? अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जो विशाल जीव होते हैं वह ऑक्सी श्वसन करते हैं। आपको पता होगा कि मनुष्य जो होता है वह ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। जो जानवर होता है, जो गाय होता है,
जो भैंस होता है सब ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, तो यह सभी जो हैं वह विशाल जीव में आते हैं, तो इसलिए यह ऑक्सी श्वसन करते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह अनॉक्सी श्वसन करते हैं। तो तीसरा अंतर हमारा यही होगा कि इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं और अनॉक्सी की तरफ लिखेंगे कि इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। उसके बाद चौथा नंबर, इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, लेकिन अनॉक्सी की तरफ लिखेंगे कि इसमें CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। काफ़ी आसान अंतर है, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है आप लोग बिल्कुल एक बार में आपको याद भी हो जाएगा। चलिए, पांचवा अंतर होगा कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब कि ग्लूकोज के साथ आकर के ऑक्सीजन जुड़ेगा। आपको हम बताए हैं ना कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण मतलब कि अगर किसी के साथ भी आकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्लूकोज के साथ आकर के ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आपको याद होगा, C6H12 और O6 होता है। C6H12O6 या ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसी के साथ यदि आकर के O2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि अगर ऑक्सीजन किसी के साथ भी आकर के जुड़ रहा है इसका मतलब कि उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अनॉक्सी की तरफ लिखेंगे कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। यहाँ पर पांचवा नंबर अंतर छूट गया है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। छठा अंतर होगा कि इसमें ग्लूकोज एक अणु के टूटने से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि जब एक अणु टूटेगा ग्लूकोज का तो 38 ATP ऊर्जा बनेगा, लेकिन अनॉक्सी श्वसन में सिर्फ 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है। तो बस आपको यहाँ पर 6 अंतर हम आपको बता दिए हैं। 6 अंतर को आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला अंतर तो हम आपको परिभाषा ही बताए, उसके बाद दूसरा अंतर बताए कि इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और उसके बाद इधर बताए कि इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में विशाल जीव भाग लेते हैं, लेकिन अनॉक्सी में सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। ऑक्सी में बताए कि इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है, लेकिन अनॉक्सी में CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद फिर हम आपको ऑक्सी में बताए कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद हम आपको इधर बताए थे कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। उसके बाद ऑक्सी में बताए कि जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो ऑक्सी श्वसन में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन अनॉक्सी में जब ग्लूकोज का एक अणु टूटेगा तो 2 ATP ऊर्जा का ही निर्माण होगा। तो कुल 6 अंतर बताए हैं। अगर इसमें से कोई भी 5 अंतर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अनॉक्सी और ऑक्सी में अच्छे तरीके से अंतर याद हो गया होगा। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीत के प्रमुख कार्यों को लिखें। पीत का मतलब आप लोग जानते होंगे, पीत कहाँ पर बनता है। पीत जो है वह पित्ताशय में बनता है। आपको शरीर में जब हम जैव प्रक्रम पढ़ा रहे थे, जो पहला नंबर चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें पूरा हम आपको मानव शरीर के बारे में बताए थे। उसमें हम आपको बताए थे कि जो पीत होता है वह पित्ताशय में बनता है। तो पीत के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका प्रमुख कार्य हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, बस आप लोग देखिएगा। यकृत के बगल में अंडाकार संरचना को पीत कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो पीत होता है, जो पित्ताशय होता है, वह यकृत के बगल में होता है और पित्ताशय में ही पीत का निर्माण होता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पीत का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पीत के संग्रहण स्थान को पित्ताशय कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो पीत का निर्माण होता है वह यकृत में ही होता है, लेकिन जहां पर पीत जमा रहता है, जैसे मान लिया कि अगर आप लोग किसी चीज में कुछ चीज को रख रहे हैं, जैसे मान लिया कि यह पित्ताशय हो गया और इसी में पीत जमा है, इसका मतलब कि जो पीत है वह पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन जो पित्ताशय है वह भी यकृत के अंडर में ही आता है, यकृत के अंदर में ही होता है। तो पीत का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पीत के संग्रहण स्थान, संग्रहण कहने का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई भी चीज जमा होता है, तो पीत जहां पर जमा होता है उस स्थान को पित्ताशय कहा जाता है। पीत में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है और जो इसकी प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि पीत अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, क्षारीय होता है। देख लीजिए, केमिस्ट्री में हम आपको बताए भी होंगे कि जो अम्ल का पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है, और जो क्षार होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से 14 के बीच में होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि
कि जब पीत क्षारीय है तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 तक होता है। आपको ध्यान रखना है, पीत जो होता है वह क्षारीय होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। तो पीत के बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि यकृत के बगल में अंडाकार संरचना को पीत कहते हैं। पीत का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पीत के संग्रहण स्थान को पित्ताशय कहा जाता है। पीत में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। ऊपर में क्वेश्चन था कि पीत के प्रमुख कार्यों को लिखें, लेकिन यहाँ पर हम आपको पीत के बारे में बता रहे हैं, ना कि यहाँ पर पीत के कार्यों के बारे में बता रहे हैं। तो आपको पीत के बारे में ही इतना ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न क्या है, मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। सचित्र जैसे ही आ जाता है इसका मतलब कि चित्र बना करके आपको दिखाना भी है कि किस प्रकार से श्वसन क्रिया होता है, क्योंकि मानव में श्वसन क्रिया के बारे में पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, मानव में श्वसन क्रिया के बारे में हम आपको बताते हैं। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ऊपर में हम आपको श्वसन का भी दूसरा परिभाषा बताए थे, लेकिन यहाँ पर श्वसन के बारे में एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की क्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। जैसे हम आपको यहाँ पर बताए थे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर हम आपको बताए थे C6H12O6 के साथ यदि आकर के ऑक्सीजन मिल रहा है इसका मतलब कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। यह जो C6H12O6 है ग्लूकोज का ही रासायनिक सूत्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब C6H12O6 जो है वह CO2 प्लस H2O प्लस में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगा जब टूटेगा। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगा। कितना ऊर्जा, तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आप लोग देखिएगा। सबसे पहला नासा गुहा होता है। नासा गुहा जिसको कि हम लोग नाक बोलते हैं। आप लोग सांस किस चीज से लेते हैं, नाक से ही लेते हैं, कभी कभी मुंह से भी ले लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो श्वसन के लिए अंग बना है वह नाक ही बना है जिसको नासा गुहा बोलते हैं। किस प्रकार से नासा गुहा के बारे में लिखेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा। नाक श्वसन तंत्र का प्रथम वो प्रारंभिक अंग होता है जहां से श्वसन क्रिया हमारा शुरू होता है। तो जो नाक हो गया वह श्वसन तंत्र का पहला यानी कि प्रथम और प्रारंभिक अंग होता है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि नाक में 2 सुराख होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि उसमें 2 छिद्र होता है और छिद्र की सहायता से ही हवा को शरीर के अंदर किया जाता है। नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि नाक में सूक्ष्म सूक्ष्म बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। उसका काम होता है कि जो बाहर का जो धूल कण है उसको अंदर नहीं जाने देता है, वह अपने में चिपका करके रख लेता है। उसका मुख्य कार्य यही होता है। जो नाक में जो बाल होता है उसका मुख्य कार्य यही होता है कि वह धूल कण और गंदगी को हमारे शरीर के अंदर जाने से बचाता है। देखिए यहां पर लिखा भी गया है कि दीवार पर जो बाल पाए जाते हैं उसका मुख्य कार्य है कि जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को वह जाने से रोकती है। तो नासा गुहा के बारे में बस इतना ही लिखना है कि नाक श्वसन तंत्र का प्रथम वो प्रारंभिक अंग होता है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं और छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को जाने से रोकता है। अब जब हम लोग सांस लेते हैं, जब नाक के द्वारा सांस अंदर जाता है, वायु अंदर जाता है, तब वह ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी किसको बोलते हैं, आप लोग जब नाक में कभी कभी उंगली डालते होंगे तो देखते होंगे कि नाक ऊपर जाकर के जो उसका छिद्र है वह नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो जो मुड़ता है, जो घुमावदार द्वार वहां पर बना हुआ है, जो घुमावदार संरचना बना हुआ है, उसी को ग्रसनी बोला जाता है। तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, नासा गुहा के आगे घुमावदार जो संरचना होती है उसी को ग्रसनी बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्रसनी के बारे में हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद फिर तीसरा नंबर पर ग्रसनी के बाद जब वायु पार होता है तो स्वर नली के पास पहुंचता है। स्वर नली कहने का मतलब आप लोग यहां पर समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर हम एक संरचना बना रहे हैं, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि यह वाला जो संरचना हो गया वह नाक का हो गया संरचना, और जो यह वाला संरचना हो गया वह मुंह का संरचना हो गया। तो यदि हम लोग नाक से भी सांस लेते हैं तो इसी नली में जाएगा, और जब मुंह से भी सांस लेंगे तो इसी नली में जाएगा, क्योंकि दोनों का श्वसन नली एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है। जब हम लोग खाना
खाते हैं तो यह वाला ढक्कन खुल जाता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह वाला ढक्कन बंद हो जाता है। और कभी कभी यही दोनों में जब कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब हम लोग खाना खाते रहते हैं और यह वाला ढक्कन बंद नहीं होता है बल्कि खुल जाता है, तो वह श्वास नली में चल जाता है, जिसको कि बोलते हैं कि आदमी सरक गया, खाते खाते सरक गया। इसी को बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं? जब दोनों नली आपस में जुड़ जाता है, यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वह पेट में जाने के बजाय श्वास नली की तरफ जाने लगता है, तो उसी को बोलते हैं सरक जाना। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो स्वर नली जो होता है वह यही होता है। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। फैरिक्स के पीछे और चौड़ी श्वसन नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। स्वर नली को क्या बोला जाता है? आवाज का केंद्र बिंदु, मतलब आवाज भी वहीं से निकलता है। फैरिक्स जिस छिद्र द्वार लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लॉटिक्स कहते हैं, और ग्लॉटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपीग्लॉटिक्स कहा जाता है। अभी हम आपको बताएं कि जो ढक्कन होता है जिसको एपीग्लॉटिक्स बोलते हैं, वहीं खुलता है और बंद होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह बंद रहता है, जब खाना खाते हैं तो वह बंद रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं और जब उसको लगता है, जो एपीग्लॉटिक्स होता है उसको लगता है कि श्वास ही आ रहा है, और कभी कभी वह खुल जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो भोजन होता है वह पेट में जाने के बजाय श्वास नली की तरफ जाने लगता है, तो उसी को बोलते हैं सरक जाना। आदमी सरक जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बल लगता है। उसके बाद फिर वह ढक्कन बंद होता है, और उसके बाद जो भोजन होता है अपने सही मार्ग पर जाता है, अपने सही रास्ते में जाता है। तो जो हम लोग बोलते हैं आदमी का सरक जाना, कुछ इसी प्रकार से होता है, जिसका कार्य भोजन को स्वर नली में जाने से रोकना है। अभी हम आपको बताएं, जो एपीग्लॉटिक्स होता है उसका कार्य होता है कि वह भोजन को स्वर नली में जाने से रोक दे। यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए कि जो भोजन को और जो श्वास नली को दोनों को रोकने वाला जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन का क्या नाम है, तो आपको क्या बताना है? एपीग्लॉटिक्स बताना है। चलिए, उसके बाद जो अगला पार्ट होता है श्वसन तंत्र का, वह होता है ब्रोकाई। श्वसन नली बच्च गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। अभी हम आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे थे कुछ इस प्रकार से। जब इधर जाता है तो दो भागों में विभक्त हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्रोकाई बोलते हैं। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। मानव शरीर में दो फेफड़ा होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक इधर होता है, एक इधर, यानी कि एक बाएं साइड में और एक दाएं साइड में होता है। तो जब यही दोनों भाग को होता है, यही दोनों भाग को जो विभाजित करता है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रोकाई बोलते हैं। तो स्वर नली बच्च गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोकाई बोलते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग श्वसन तंत्र के बारे में पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहला हम आपको नासा गुहा बताए, जिसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताए, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम आपको ग्रसनी बताए, तीसरे नंबर पर स्वर नली बताए, और उसके बाद ब्रोकाई बताए, जो कि चौथे नंबर पर आता है। अब चलिए, इसके बाद अगला पार्ट जो है उसमें आपको देखना है कि प्रमुख जीवों का श्वसन अंग क्या होता है, यानी कि जो प्रत्येक जीव होता है वह अपना सांस कहाँ से लेता है। जैसे मानव के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि उसका श्वसन का क्रिया जो होता है वह फेफड़ा से होता है। मछली के बारे में जानते होंगे कि गलफड़ा से सांस लेता है, जिसको कि गिल्स भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बायोलॉजी में कि मछली के श्वसन तंत्र को क्या बोलते हैं, तो गिल्स या फिर गलफड़ा बोलते हैं। मेढक जो होता है वह त्वचा से सांस लेता है, फेफड़ा से भी लेता है और नरसिका से भी लेता है। उसी प्रकार से यदि मच्छर के बारे में बात किया जाए तो मच्छर जो होता है वह ट्रैकिया से सांस लेता है। मक्खी भी ट्रैकिया से लेता है, जो कीट पतंग होते हैं वह भी ट्रैकिया से लेता है, जो कॉकरोच होता है वह भी ट्रैकिया से सांस लेता है। कॉकरोच के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में कॉकरोच के बारे में पूछा जाता है कि कॉकरोच का श्वसन तंत्र क्या होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रैकिया हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो शेर होता है, सांप होता है और जो पक्षी होता है, यह तीनों फेफड़ा से सांस लेते हैं। शेर भी फेफड़ा से लेता है, सांप भी फेफड़ा से लेता है और पक्षी भी फेफड़ा से लेता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कॉकरोच ही हैं। आप लोग कॉकरोच के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि परीक्षा में कॉकरोच के बारे में ही पूछा जाता है। उसके बाद ऑक्टोपस जो होता है वह भी गिल्स से लेता है। तो जो दो प्राणी अभी तक हम आपको बताए जो गिल्स से लेता है, पहला बताए जो मछली है वह भी गिल्स से लेता है, और जो ऑक्टोपस होता है वह भी गिल्स से सांस लेता है। उसके बाद मेढक के बारे में हम आपको बताए कि वह त्वचा से सांस लेता है, और जो केचुआ भी होता है वह त्वचा से ही सांस लेता है। लेकिन चूहा के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि चूहा फेफड़ा से सांस लेता है।
तो अभी तक हम आपको इतने जीव के बारे में बता दिए कि इसका श्वसन अंग कौन कौन से होता है। आपको 12 कुल बताए, 12 को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है कैसे। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड काफी जहरीला गैस है। तो क्यों यह जहरीला गैस है, कैसे यह जहरीला गैस है, इसके बारे में आपको लिखना है। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है। तो इसका जवाब होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जानते हैं आप लोग कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारे शरीर के जो खून होता है, खून में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। इतना भी आपको पता होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका जवाब होगा क्योंकि हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यदि उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जुड़ जाए तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वह हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोक देता है। यदि हमारे शरीर में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाए तो यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन गैस को जाने ही नहीं देगा, यानी कि हम लोग सांस जो लेंगे वह हमारे कोशिका तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑक्सीजन हमारे कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे जहरीला गैस है। तो हम लोग लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है और ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति का मौत भी हो जाता है, जिसके कारण ही कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राण घातक गैस भी बोला जाता है। तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस क्यों है। बस एक लाइन में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, जब यह कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन से जाकर के मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा। और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल जब बन जाएगा हमारे शरीर में तो यह हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देगा। और जब ऑक्सीजन ही हमारी कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसलिए इसे प्राणघातक गैस भी बोला जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। अमाशय के बारे में आप लोग जानते होंगे, पाचन तंत्र में हम आपको पूरा कुछ बता चुके हैं पहले नंबर चैप्टर में, जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो पहला आप लोग ध्यान रखना है कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। फिर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वह कार्डियक होता है, जो कि अमाशय के सबसे अगला भाग होता है। यानी कि अमाशय के अग्रभाग को क्या बोला जाता है, कार्डियक बोला जाता है। और जो अमाशय का बीच वाला भाग होता है, जो मध्य वाला भाग होता है, इसको फुंडिक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अगले भाग को कार्डियक बोलते हैं, बीच वाले भाग को फुंडिक बोलते हैं और जो सबसे पिछला भाग होता है उसको पाइलोरिक बोलते हैं। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। अगर आपसे लघुतरीय प्रश्न में पूछा जाए कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कुल 4 लाइन में कि अमाशय के 3 भाग होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले अमाशय के अगले भाग को कार्डियक बोलते हैं, अमाशय के बीच वाले भाग को फुंडिक बोलते हैं और अमाशय के सबसे पिछले भाग को पाइलोरिक बोला जाता है। तो यह वाला तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लिए होंगे। अब उसके बाद आता है जाइलम और फ्लोएम का नंबर। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है, इसके बारे में लिखना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जाइलम और फ्लोएम से प्रत्येक वर्ष 3 से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जाइलम और फ्लोएम से 2 क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जाइलम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, जाइलम किस चीज़ का वहन करता है, फ्लोएम किस चीज़ का वहन करता है। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और इसके बारे में अंतर हमेशा दीर्घोत्तरीय या फिर लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार रूप से बताएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक एक बात समझ में आ जाए। तो अभी तक हम आपको इस वीडियो में जितना कुछ भी बताए हैं, जितने सारे भी प्रश्न उत्तर बताए हैं, सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यहाँ के बाद से हम आपको अगले वीडियो में पूरा कराएंगे। जो भी पार्ट आगे बच गए हैं, से सभी पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, यदि आपको यह वाला वीडियो अच्छा
लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तभी आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है, लाइव क्लास चालू हो चुका है, और आप लोग तुरंत लाइव क्लास में भाग ले सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।